हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ क्या करने के लिए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी किधर किधर पेन किधर गया। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ह्यूमन फिजियो फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने के लिए मैं आ चुका हूँ। तुम लोग भी रेडी होकर के मस्त होकर के बैठ जाओ अपना एनसीईआरटी निकाल करके। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसका पहला लेक्चर जरूर देख के आना। सीक्वेंस में देखना तभी फायदा होगा, ठीक है। नहीं देखे हो तो पहले जाओ उस लेक्चर को देखो, लेक्चर नंबर 1, उसके बाद इस लेक्चर पर आना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई और दुख दर्द पीड़ा कुछ है तो बताओ कमेंट में। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर पता है ना यार, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देख लो मेरी रिकॉर्डिंग सही हो रहा है। ओके, लॉक्ड है, 1 मिनट हुआ है। ओके, ठीक लग रहा है, ठीक है, ठीक ठीक। चलो, तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, आज है लेक्चर नंबर 2। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का लेक्चर का टॉपिक होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे पहला, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। बहुत तरह के वॉल्यूम को ऐड करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो इसमें कुछ कुछ को डाउट होने लगता है कि किसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है। लेकिन आज बताऊंगा एकदम सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, सारा क्वेश्चन नीट का पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ, सब बनाएंगे, ठीक है। और एक एनिमेशन वीडियो भी दिखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कैसे हमारा जो है डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स, ये सब कैसे मूवमेंट करता है, वो सब देखने वाले लोग। ओके, तो मेरा नाम है गौरव, ठीक है। आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो जो नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है गौरव, ठीक है। उसके बाद ये सब स्टूडेंट हुए, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, तो टॉपिक आज का क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कल का लेक्चर। कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। फिर रेस्पिरेटरी क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ा था कि नहीं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लोअर इनवर्टिब्रेट से लेकर के हायर वर्टिब्रेट्स तक सब में देखा था। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, और क्या था? फ्लैट वर्म्स, ये सब क्या होता था? इंटायर बॉडी सरफेस से हो जाता था। उसके बाद क्या बोला था? ऑर्थो एनिलिडा में, और एनिलिडा में क्या था? तुम तो भूल गए यार। एनिलिडा में क्या था? एनिलिडा में अर्थवर्म था, बोला था मॉइस्ट क्यूटिकल से हो जाता है। ऑर्थोपोडा में आया था इंसेक्ट्स में, तो उसमें बोला था कि ट्रैकियल ट्यूब होता है ना, याद आई ना, सब भूल गए। चलो उसके बाद मोलस्का में आया था, तो बोला था कि उससे पहले एक्वेटिक ऑर्थोपोड होगा जो पानी में रहने वाला, तो वो गिल से करेगा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और मोलस्का, कुछ मोलस्का में भी गिल से होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में जाएंगे तो वाटर मस्कुलर सिस्टम, हेमिकॉर्डेटा में जाएंगे तो गिल से। उसके बाद कॉर्डेट्स में आएंगे तो अलग अलग तरीके का, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिशेस में तो पानी में रहता है तो गिल से, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, ये सब के पास लंग्स होता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस में एक्स्ट्रा भी था, स्किन से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बकोफेरिंग्स में बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ये सब बात कर लिए थे। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में बात की है, ठीक है, उस लेक्चर में। तो यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं होंगी, तो यहाँ पर बातें होंगी आज की। ओके, तो चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? तो टॉपिक सर स्टार्ट हो रहा है, पहले मैं इसको इधर खींच लो, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो ए वाला डायग्राम है, ये ए वाला है इंस्पायरेशन का, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। और फिर नीचे वाला जो ये डायग्राम है, नीचे वाला ये बी वाला, ये है एक्सपायरेशन का, कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, कैसे ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले एक इसको समझेंगे, फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो क्या करूं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। ओके ओके, इसको हटा दिया जाए सर, राइट पे आ जाइए,
ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, आप जानते हैं ना ब्रीदिंग में दो टर्म होता है। ब्रीदिंग में दो टर्म होता है, एक होता है सांस लेना, इनहेलेशन, और दूसरा होता है सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन को ही हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, और एक्सहेलेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, इनटेक, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, CO2 को करते हैं रिमूव। ठीक है, ये सब कुछ जानते हो ना भाई, जितना जानते हो ना ये सब होता है सर। अब ये कैसे होगा, इतना बात तो पता है कि ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, और एक्सहेलेशन मतलब हमारा बॉडी टिश्यू जो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देना। ठीक है, ये कैसे होता है, तो चलो थोड़ा इस डायग्राम को अच्छे से फोकस करते हैं। ये डायग्राम को समझते हैं पहले, ये है क्या। तो देखो ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये है लंग्स आपका। ठीक है, ये क्या दिखाया गया है, ये है लंग्स। ठीक है, अब याद है ना लंग्स कहाँ रहता है, थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी की बाउंड्री याद है ना, कल पर आ चुके हैं। आगे बोलो, वेंट्रली ये कौन सा बोल, स्टर्नम। डॉर्सली कौन सा, ये वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रा, साइड से दोनों तरफ रिब्स जाता है ना, तो ये हो गया उसका बाउंड्री। उसी को यहाँ दिखाया गया, देखो तो ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, ये क्या हुआ, ये सब क्या है, ये सब है रिब्स, सॉरी ये सब है वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। आगे ये क्या है, स्टर्नम कहीं है। ओके, देखो ये डायग्राम कैसे दिखाया गया है, ऐसे सामने से नहीं दिखाया गया तुमको, ऐसे साइड में, साइड हो गया और ये मेरा निकाल करके रिब के यहाँ पे रखा गया। तो तुम सामने से देखोगे तब ना मेरा ये सामने वाला दिखेगा, कौन सा, स्टर्नम। तुम तो साइड से देख रहे हो, तुमको रिब्स दिखेगा ना, इसीलिए इसमें स्टर्नम दिखाई नहीं गया। समझ में आया कि नहीं, लेटरल व्यू साइड से, फ्रंट व्यू नहीं है, ऐसे नहीं दिखाया गया, ऐसे मैं हूं और तुम यहाँ से साइड से देख रहे हो। चलो, तो ये साइड से देखोगे तुमको पीछे का रिब्स दिखेगा और ये साइड का ये दिखेगा। हम इधर घूम गए तो नहीं दिखेगा, समझे कि नहीं समझे। चलो आगे चलते हैं, तो ये क्या है, तो यहाँ पर क्या बोला है, रिब्स एंड स्टर्नम। तो ये जो भी है कटा हुआ ये रिब्स है। ठीक है, रिब्स है, और ये पीछे ये है, और ये नीचे 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 बचा, नीचे का बाउंड्री बताओ, डायफ्राम होता था ना, यस होता था इतना। ये सब तो बाउंड्री पढ़ चुके थे कल के क्लास में। चलो अब देखो इसमें ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा लिख देता है, कौन लिख देता है, मेरा बदमाशी कर रहे हैं। चलो ठीक, सांस हम लोग लेते कैसे, हम लोग समझते हैं पहले इंस्पायरेशन। पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे, वे यार ये ना मक्खी ना परेशान कर दे रहा है यार हम लोगों को। इंस्पायरेशन समझेंगे पहले। चलो ऊपर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सर, यस। चलो इंस्पायरेशन समझेंगे। देखो भाई, इंस्पायरेशन सांस लेने का जो प्रोसेस है वो शुरुआत कहाँ से होता है, तो शुरुआत जो होता है, पहले मैं बताता हूँ कि जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में जो कुछ मसल्स होते हैं वो कौन कौन से मसल्स होते हैं। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में सांस लेने छोड़ने में कुछ मसल, दो इंपॉर्टेंट चीजें को जानना है। कौन एक मसल है, एक मसल या मसल फाइबर किसका, डायफ्राम का, जो नीचे वाला बाउंड्री बनाता था। और दूसरा जो रिब्स होता है, रिब्स के बीच में मसल होता है। रिब्स के लिए टर्म होता है कॉस्टा। लोग रिब्स के लिए क्या टर्म देते हैं, रिब्स, COSTA, कॉस्टा। ठीक है, कॉस्टा टर्म देते हैं। तो अब देखो ये एक रिब्स हुआ, ये दूसरा रिब्स हुआ, तो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होता है। तो दो के बीच में क्या टर्म लेते हैं, इंटर, है ना। दो देश के बीच में होता है क्रिकेट, बोलते हैं इंटरनेशनल, है ना। दो स्कूल के बीच में तो इंटर स्कूल, दो कॉलेज में इंटर कॉलेज होता है। तो दो रिब्स के बीच में इस मसल्स का नाम है ये मसल,
ये जो पिंक वाला मसल है इसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम है? इंटरकॉस्टल मसल। समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया, इंटरकॉस्टल मसल है ये। तो दो, पहला नंबर हुआ डायफ्राम, डायफ्राम, और दूसरा नंबर हुआ इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है। अब इंटरकॉस्टल मसल भी दो तरीके का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसके डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग जो बात करेंगे, जो यूज करेंगे, जो ब्रीदिंग में यूज होता है वो एक्सटर्नल वाला, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। जब बहुत फोर्सफुल एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन को करना, फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे तो रोल आता है इंटरनल का। ऐसे इंटरनल का रोल नहीं, हम लोग इंटरनल का नाम नहीं लेंगे, मेरे सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं। समझ में आया? तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल है ये भी दो तरह का हुआ। कैसा कैसा सर? तो वह एक्सटर्नल और दूसरा हुआ इंटरनल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये वह एक्सटर्नल और ये वह इंटरनल। कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल। ठीक है, हम लोग इंटरनल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल, कभी फोर्सफुल करेंगे, बहुत जोर से सांस लेना पड़ेगा, तब आएगा इंटरनल। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ गए कि सर ऐसा होगा। चलो, इतना बात अगर समझ गए हैं तो हम क्या करें, हम इसको एक बार इसको सेलेक्ट करूं मैं यहाँ से। क्या हो गया भाई? अंडू में जाओ तुम। नहीं होगा ऐसे। सारा एक साथ होगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है, इतना बात समझिए हम लोग। तो क्या बताया? पूरे ब्रीदिंग प्रोसेस में दो, एक डायफ्राम और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल। तो चलो देखो, जब सांस लेना होगा, जब सांस लेते हैं जिसका प्रोसेस स्टार्ट कौन करता है? स्टार्ट करता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा है इंस्पायरेशन का प्रोसेस इनिशिएटेड स्टार्ट करता है सबसे पहले कौन? नीचे वाला, नीचे वाला दिख रहा है ना, नीचे वाला जो थोरैसिक कैविटी का नीचे वाला बाउंड्री कौन है? डायफ्राम, जो कि डोम शेप रहता है। इसका कॉन्ट्रेक्शन होता है, ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे उठा हुआ रहता है। सबसे पहले इसका कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये ऐसे चला गया, समझ में आ रहा है? ऐसे है, ऐसे ऐसे। और जब इसका कॉन्ट्रेक्शन होगा, नॉर्मली रिलैक्स रहता है तो इस तरह से रहता है डोम शेप। जैसे कॉन्ट्रेक्शन हो गया ऐसे फ्लैट हो जाएगा। बताओ डायफ्राम कहाँ गया? ऐसे पहले था, कहाँ गया? नीचे गया। समझ में आ रहा है? यहाँ था, नीचे गया। तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले पहले जो ऊपर इतना बड़ा एरिया था, अभी नीचे चला गया, नीचे चला गया तो एरिया बढ़ नहीं जाएगा। और बढ़ा किस एक्सिस में बढ़ा? ऊपर, ऊपर वाले पोर्शन क्या बोलेंगे? एंटेरियर। नीचे जाएंगे क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? माउथ की तरफ एंटेरियर, नीचे पैर की तरफ पोस्टेरियर। तो बोलते हैं इसको एंटेरो पोस्टेरियर, ऊपर से नीचे की तरफ एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया। किसका वॉल्यूम बढ़ा? थोरैसिक कैविटी का। थोरैसिक कैविटी का ही बाउंड्री था कौन? डायफ्राम। तो थोरैसिक कैविटी का बाउंड्री, सॉरी, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। किसने बढ़ाया? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम। समझ में आया? चलो, इतना बात समझ गए। दूसरा फिर क्या होगा? ऐसे रिब्स गया हुआ है, ऐसा है ना, मतलब यहाँ से पीछे ऐसे ऐसे रिब्स गया हुआ है। अब रिब्स ऐसे है तो रिब्स में ये मेरा रिब्स है, रिब्स है। ठीक है, तो रिब्स के बीच में कौन सा मसल? अभी बताएं, कौन सा मसल रिब्स के बीच में? इंटरकॉस्टल। कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। समझ रहे हो? तो एक रिब्स, दो रिब्स, तीन रिब्स, बहुत सारे रिब्स में इंटरकॉस्टल मसल। कौन सा इंटरकॉस्टल? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। एक्सटर्नल, अब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है ये सब में होगा कॉन्ट्रेक्शन, ये सब में कॉन्ट्रेक्शन। ये सब मसल है ऐसे, ये दूर दूर है, पास पास आएगा, तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो ये जो भी है कौन सा? चेस्ट। ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा और बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर, ऐसे सीधे बाहर नहीं जाएगा, या ऐसे सीधे ऊपर नहीं उठेगा। कोई एक फोर्स है, सोचो कि ऊपर खींच रहा है, कोई एक फोर्स है जो बाहर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? ऐसे आउटवर्ड एंड अपवर्ड। क्या बोलेंगे? आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है। चलो देखो, एक कहानी याद आई हमको इससे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से, कि यही हम पढ़ा रहे थे। कब पढ़ा थे? आज से 2 साल पहले का बात होगा, 2023, कि मैंने टीचिंग के लिए एक बड़े से कोचिंग में जा करके टीचर बनने के लिए, इंडिया का बहुत बड़ा बड़ा, जिस कोचिंग से मैंने पढ़ा है, नीट का तैयारी करा है, ठीक है, बहुत जो बड़ा बड़ा सब कोचिंग होता है,
उसी में मैं सेलेक्ट होने के लिए दे रहा था डेमो। तो वो लोग क्या करते हैं कोचिंग वाले सर, कि पहले रिटन एग्जाम लेता है, ठीक है। तो रिटन एग्जाम लेता है टीचर बनने के लिए, मैं जूलॉजी का टीचर बनने के लिए, वही टारगेट नीट तुम लोग मुझे पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया। तो उनका क्या क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस, पहले होता है रिटन, पहला वो लोग रिटन एग्जाम लेता है, रिटन एग्जाम लेता है, फिर दूसरा फिर वो लोग डेमो लेता है, मतलब आपको पढ़ाना लाइव टीचर से देखते हैं डेमो। तो मैं रिटर्न में वो पहले रिटर्न के लिए बुलाया गया था, जाके सेंटर पे रिटर्न दिया तो रिटर्न में पास हो गया। उसमें शायद 50% लाना था रिटर्न में, 50% मार्क्स, टफ टफ क्वेश्चन पूछता है ये लोग। तो इसमें मेरे 69% थे, 69% इतने आ गए थे, तो उसमें पास हो गए। उसके बाद डेमो के लिए डेट दिया, तो डेमो के लिए तो हमको पूछा गया कि चलिए आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहा है आज से 3 साल पहले का, ये अगस्त 23 का बात है। तो फिर बोला कि उसमें भी हम कई दूसरे कोचिंग में पढ़ा रहे थे, यही पढ़ा रहे थे, मैकेनिज्म ब्रीदिंग पढ़ा रहे थे। बोले कौन से चैप्टर आप दूसरे कोचिंग पढ़ा रहे थे, मैंने बोला यही पढ़ा रहा है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पढ़ा रहे हैं। तो बोले पढ़ाइए तो हमको समझाइए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। वो टीचर से बैठा थे, टीचर का पैनल होता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर मैंने यही पढ़ाया था, ठीक है। इसलिए हमको फिर याद आ गया कि इसी तरह से वो पढ़ाया समझाया था। तो 4 टीचर का पैनल था, तो उसमें से 4 में से उस दिन तो 3 बोले सर्टिफाइड हो गए, मेरे तरफ से ओके है। एक टीचर फिर नहीं माने, फिर उसको दूसरे दिन और डेमो के लिए बुलाया गया। तो फिर दूसरे दिन डेमो के लिए गया, गया तो मैं क्या बोले, गया सेंटर बुलाया गया। तो फिर वहाँ जाकर के डेमो दिया, तो सिलेक्ट हो गया। फिर अगले दिन वो आ रहा है कि यस यू हैव बीन सिलेक्टेड सर, आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाओ, कहाँ ज्वाइन करने के लिए। तो मैं एक बड़े से कोचिंग में जो कि नीट का तैयारी कराता है इंडिया का, वहाँ पर एज ए टीचर सेलेक्ट हो गया। लेकिन उनको बताया ही नहीं था कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, ठीक है। एमबीबीएस में 21 से ही कर रहा हूँ, 21 23 में गया था सेफ्टी हेल्थ देने, तो उनको ये नहीं पता था कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो फिर सेलेक्ट हो गया, फिर वो सब बताया, तो फिर पैकेज वैकेज की बात हुआ कि कुछ कुछ, ठीक है। तो अरे वो सब हमको हमको नहीं बताना था, तो इसीलिए उसके बाद मैंने किसी कोचिंग में और दिया ही नहीं डेमो, क्योंकि हमको करना ही था, एमबीबीएस को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये तो साइड से पढ़ा, तो रात में वीडियो शूट करता हूँ, वहाँ तो वो लोग दिन भर जॉब लेता है, ड्यूटी करवाएगा भाई, एमबीबीएस में क्लास कैसे करेंगे। चलो ठीक है, हाँ बता क्या रहे थे, तो बता रहे थे, चलो बताया क्या, देखो बताया कि पहला क्या, 2 इंपॉर्टेंट मसल, एक डायफ्राम का मसल और दूसरा मसल कहाँ, इंटरकॉस्टल मसल। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम कहाँ जाएगा, डायफ्राम ऐसे ऐसा, डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम ऐसे ऐसा डोम से ये नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा किस डायरेक्शन में, एंटेरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। समझे कि नहीं समझे, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, समझ में आया। उसके बाद ये क्या है, ये है रिब्स, रिब्स का जो बीच का मसल है जिसको इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, इसका भी होगा कॉन्ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इस तरह से ऊपर, ये उस तरह से, ये ऐसे ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। आउटवर्ड अपवर्ड मूवमेंट हो, तो उससे क्या होगा, देखो ये जो थोरेसिक कैविटी है बाहर भी गया, ये नीचे भी गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ गया, बढ़ा ना, समझे नहीं समझे, यस। अब देखो यहाँ ध्यान से, देखो ध्यान से, ये डायफ्राम है, डायफ्राम पहले था कैसे, हम पहले वाला डायफ्राम बनाते हैं ऐसे ऐसे आर्च, ऐसे 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 डोम शेप था डायफ्राम, ऐसे था डायफ्राम, नॉर्मल में डायफ्राम ऐसे होता है। लेकिन कि यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डायफ्राम जो देखो एरो दिखा रहा है नीचे, बोला है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम कहाँ चला गया, ये आर जो डोम शेप था अब उससे हो गया डायफ्राम ऐसे सीधा हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये रिब्स जो है, ये है रिब्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स हुआ इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो रिब्स बाहर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे सीधा जाएगा तो बाहर हो जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा बाहर हो जाएगा, ऐसा जाएगा तो अपवर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका एरो देखो तो, इसका एरो ऐसे रिजल्टेंट, 2 वेक्टर का जैसे रिजल्टेंट होता है, समझे कि नहीं समझे। तो इसको बोलोगे, इसको दोनों तरफ जा रहा है तो बोलेंगे आउटवर्ड भी जा रहा है अपवर्ड भी, ऐसे ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, समझ गए। चलो जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, किसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये जो पूरा कैविटी है, कौन सा कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी में ही तो लंग्स रखा हुआ है, ठीक है, ये लंग्स है ना भाई, लंग्स कहाँ रखा है, थोरेसिक कैविटी में रखा है। कल पढ़े थे ना कि लंग्स थोरेसिक कैविटी एयर टाइट चैम्बर में इस तरह से रखा है कि थोरेसिक कैविटी में जैसा चेंज लाइएगा पल्मोनरी वॉल्यूम लंग के वॉल्यूम में भी वैसा ही चेंज आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ाएं किसका हम लोग, थोरेसिक कैविटी का, उसमें रखा कौन है लंग्स, तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया,
जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, हम लोग क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, हम लोग हैं वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक। तो टेम्परेचर तो हम लोग के बॉडी का कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? यस रहता है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। समझ में आया क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? तो तुम वॉल्यूम बढ़ाए, कैसे बढ़ाए? कॉन्ट्रैक्शन करा के, डायफ्राम का और इंटरकॉस्टल का। समझ में आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम बढ़ाए तो क्या हो गया? प्रेशर यहाँ घट गया, यहाँ प्रेशर घट गया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेशर घट गया, कहाँ? प्रेशर यहाँ घट गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा। प्रेशर जब घट जाएगा तो बाहर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तो उसका प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है ना, तो उसके प्रेशर से भी कम हो गया मेरे लंग्स का प्रेशर। अब जानते हो ना कि एयर गैसेस कहाँ मूव करता है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब तो एटमॉस्फेयर में ही प्रेशर ज्यादा है, मेरे लंग्स में प्रेशर कम है, अपने आप हवा दौड़ते हुए हमारे लंग्स में घुस जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एयर इंटरिंग इनटू द लंग्स। पूरा प्रोसेस समझ में आया? बस इतना सही बात था, इंस्पायरेशन। समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब सोचो, कोई भी मसल्स, ये डायफ्राम या इंटरकॉस्टल मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ही तो नहीं रह जाएगा, फिर वो रिलैक्स तो करेगा ना भाई। हाँ सर, रिलैक्स करेगा। तब वो रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स ऐसे पहले डायफ्राम ऐसे, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो नीचे चला गया, अब ये रिलैक्स करेगा, फिर से ऐसे ऊपर आ जाएगा। समझ में आया? ऊपर आएगा तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये जो बाहर उठा था ये फिर से रिलैक्स करेगा तो नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? इससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा। समझ में आया कि नहीं है? वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर अब बढ़ेगा कहां पर? थोरैसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ा, थोरैसिक कैविटी में बढ़ा तो लंग्स में वही हुआ, लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा, और जब लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा प्रेशर हो जाएगा हमारे लंग्स में और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर अब गैस कहां से जाएगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हमारे लंग से ही CO2 वाला, CO2 इनरिच्ड, जिसमें CO2 ज्यादा, वो गैस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो जाएगा एक्सपिरेशन। समझे कि नहीं समझे? बस इतना सही बात। चलो इतना बात हो गया, तो अब क्या करते हैं हम लोग? इसको सेलेक्ट करें, अब थोड़ा नीचे वाला डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम को देखो, चलो देखो कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला देखो। अब देखो डायफ्राम यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लैट था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसे रिलैक्स किया तो ऊपर चला गया, फिर बोला ना डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ चला गया। एरो देखो, एरो को ध्यान से देखो, ऊपर चला गया। यहाँ एरो देखो नीचे आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा है? चलो ठीक। उसके बाद देखो यहाँ रिब्स बाहर की तरफ जा रहा था, अब रिलैक्स करेगा तो रिब्स नीचे की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? रिब्स और स्टर्नम सब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, लिखा है ना वॉल्यूम डिक्रीज। जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर यहाँ ज्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एयर चला जाएगा, एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स। बस इतना सा ही तो बात है। समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ लिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। समझे? चलो ठीक है, और इसमें कुछ बात? चलो थोड़ा आगे बढ़े। चलो तो तुम बताओगे भाई, क्या इंस्पायरेशन या इनहेलेशन के बारे में बताना है कि क्या क्या किए, क्या क्या प्रोसेस किए। चलो रुको 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 रुको, पहले कहां पर आ जाते हैं। चलो पहले तुम क्या करो, एक बार देख लो, क्या देख लो, एग्जिट करते हैं इसको और हम लोग बैक स्टेज पर आते हैं और हम लोग देख लेते हैं जो समझाएं। देखो एक बार रियल स्टिमुलेशन, यहाँ पर शाइमुलेशन, इसको चलाते हैं, देखना। ठीक है, हम उधर साइड में चले जाएंगे क्योंकि हम रहेंगे तो मेरे चेहरे पर लाइट आएगा, तो इस पर लाइट नहीं आएगा। ठीक है, हम उधर चले जाएंगे, इसको तुम देख लेना। देखो देखो ध्यान से देखो, पता दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि कैसे रिब्स ऊपर जा रहा है। देखो हम दिखाते हैं, समझाते हैं। स्टार्ट होने दो, फिर से स्टार्ट हुआ तब। चलो देखो क्या हो रहा है, ये रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ रहा है, लंग्स में जिसमें हवा भर रहा है, और डायफ्राम देखो, ये डायफ्राम देखो, डायफ्राम नीचे आ रहा है, देखा है? डायफ्राम नीचे आ रहा है। अब जब रिलैक्स, जब ये
छोटा हो रहा है, लंग्स छोटा हो रहा है, तो देख रहे हैं डायफ्राम ऊपर चला गया, देख रहे हो। फिर से ये अभी डायफ्राम नीचे आ रहा है, डायफ्राम नीचे आ रहा है। अब अभी देखो फिर ये रिब सब बाहर आ रहा है, अभी ये सब बाहर जा रहा है, अब फिर नीचे रिब सब अंदर आने लगा, समझ रहे हो, समझ में आया। समझ गए होंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग इससे करते हैं और हम लोग यहाँ पर आते हैं। चलो तो इतना बात हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो तो बताओगे जल्दी से तुम इंस्पायरेशन में क्या क्या हुआ था। देखो इंस्पायरेशन इनहेलेशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले बताओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑफ, पहला शुरुआत कहां से हुआ था, इनिशिएट कहां से हुआ था प्रोसेस, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। तो कॉन्ट्रैक्शन हम लोग का इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ क्या होगा बोलो, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक। इधर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इस तरफ अगर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, कौन सा मसल्स बताओ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, रिब्स के बीच में होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरकॉस्टल मसल, समझ में आया, ठीक। बताओ डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, डायफ्राम बिकम्स, डायफ्राम ऐसे था क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे डायफ्राम, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम कैसा हो गया, फ्लैट, एंड लोअर डाउन फ्लैट हो गया और डायफ्राम नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। उससे क्या हो गया, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ, किस चीज का वॉल्यूम बढ़ गया, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, समझ में आया, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन क्या ऊपर से नीचे तक, एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, लिखेंगे इन एंटेरो, इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत, चलो इधर आओ। चलो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल रिब्स में बात क्या हुआ, रिब्स ऊपर गया और बाहर की तरफ गया, तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट, लिफ्ट किसको लिफ्ट किया, रिब्स एंड स्टर्नम, लिफ्ट रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम कहां, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, तो लिखेंगे आउट एंड अपवर्ड, बाहर और ऊपर की तरफ गया, समझ में आया। तो इससे भी क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये बाहर की तरफ गया, क्या हुआ, तो ये थोरेसिक कैविटी पहले ऐसे था, तो ऐसे था, वॉल्यूम बाहर की तरफ गया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा किस डायरेक्शन में, इधर पीछे डॉर्सल होता है, इधर आगे वेंट्रल होता है, तो क्या बोलेंगे, कौन सा डायरेक्शन, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, समझ में आया। तो लिखेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, thoracic cavity in डोर्सोवेंट्रल एक्सिस लिखते हैं ना, एनसीईआरटी लिखा है क्या, दिखाओ तो एनसीईआरटी क्या लिखा है, टन 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 टन, एंटेरो पोस्टीरियर हो गया, और फिर क्या है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, इन डोर्सो, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, समझ में आया। तो दोनों ने क्या किया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया, अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा एयर अंदर आ जाएगा। चलो भाई तो ठीक है, अब इसको देखो आगे बढ़ाते हैं इसी बात में। चलो इतना बात तो हो गया, अब क्या होगा आगे सर, तो आगे क्या होगा सर, आगे जानने के लिए तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों ने वॉल्यूम बढ़ाया तो उससे क्या हो गया सिमिलर इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम बढ़ गया, यहां से तो बढ़ा किसका, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे लंग्स के अंदर का भी बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे सिमिलर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैविटी, यानी पल्मोनरी,
पल्मोनरी कैविटी। समझ में आया? चलो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? तो डैश इन प्रेशर तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज, डिक्रीज इन प्रेशर विद इन यही पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर घट जाएगा, पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर घट जाएगा किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस देन, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहां से एयर आएगा? एटमॉस्फेयर से। तो यहां पर लिखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर इंटर्स इनटू द, कहां चला जाएगा? लंग्स, लंग्स में चला जाएगा। और इसी को तो बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। हो गया इंस्पायरेशन। तो कितना आसान था। चलो यार, समझ गए? समझ गए सर? और यही रिलैक्स हो जाएगा कौन सा? डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा किसमें? एंटेरो-पोस्टीरियर डायरेक्शन में। फिर रिलैक्स हो जाएगा कौन? इंटरकॉस्टल मसल, तो रिब्स नीचे आ जाएगा, स्टर्नम नीचे आएगा। वॉल्यूम घट जाएगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर की तरफ गैस को निकाल दिया जाएगा। चलो इतना बात तो हम लोग कर लिए। चलो एक बार और तुम्हें क्या बताना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम लोग सांस लेते रहते हैं ना, नॉर्मल ब्रीदिंग, आराम से बैठे हुए घर में सांस ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? किसी बच्चा को देखते हुए, किसी इंसान को देखो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसका तुमको क्या दिखता है? ये छाती, ये चेस्ट ऊपर नीचे आते हुए दिखता है कि उसका एब्डोमेन दिखता है? नीचे वाला पोर्शन एब्डोमेन दिखता है, ठीक है, कि उसका लगता है पेट ऊपर नीचे हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। क्यों भाई? क्योंकि वो नॉर्मली हम लोग जो सांस लेते रहते हैं वो डायफ्राम की वजह से होता है, ये रिब्स की वजह से, इंटरकॉस्टल वजह से नहीं, रेस्टिंग स्टेट नॉर्मली नहीं। तो क्या लिखेंगे? मतलब कि अरे होता तो दोनों से, इन्हें सोचना कि भाई रिब्स इंटरकॉस्टल मसल का कोई रोल नहीं है, समझ में आ रहा है? होता है, लेकिन मेनली कोई एक ज्यादा प्रोमिनेंट पूछा जाएगा तो एब्डोमिनल यानी कि डायफ्राम वाला। तो क्या बोला? हाँ, ये जो होता है ये मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम मेनली डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से होता है। ऐसे हम लोग ब्रीदिंग को, इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को नॉर्मली जो होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग जब एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, दौड़ते हो, तो तुम्हारा चेस्ट भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसमें इंटरकॉस्टल मसल्स भी रोल में आता है। फोर्सफुल ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स कॉन्स्पिक्वस मूवमेंट्स ऑफ क्या? रिब्स, है ना, रिब्स। समझ में आया? या ऐसे ऐसे लिखो थोरैक्स, थोरैक्स लिख देते हैं, ये पूरा थोरैक्स ऊपर आता है, थोरैक्स, थोरैक्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग। समझ में आया? फोर्सफुल ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स कॉन्स्पिक्वस मूवमेंट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स का, इसीलिए इसको बोलते हैं थोरैसिक ब्रीदिंग। समझ में आया? तो नॉर्मल ब्रीदिंग पूछेगा आराम से तो कौन सा? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। समझे? फोर्सफुल ब्रीदिंग सांस लेते हैं तो वो कौन सा? थोरैसिक ब्रीदिंग। ये 2 पॉइंट याद रखना। चलो इतना अगर पढ़ लिए भाई तो कुछ छूटा है क्या? हम लोग क्या पढ़े? हाँ, ये फर्स्ट पेज पर ये सब तो इंट्रो वाला पाइस ही था, ये हम लोग समझ गए। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये हम लोग मैकेनिज्म देख लिया इंस्पायरेशन का, तो इसी का उल्टा करोगे तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मल ब्रीदिंग समझ गए, ये फोर्सफुल समझ गए। अब एनसीईआरटी का रीडिंग फटाफट कर लेते हैं। चलो भाई तुम आ जाओ भाई, बड़ा तो हो जा, तेरे को क्या हुआ? चलो कितना टाइम हुआ है? टाइम हुआ है 34 मिनट। चलो ठीक है, चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग फटाफट हम लोग कर लेते हैं। मैकेनिज्म यार, हम लोग कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, 2 स्टेज होता है। कौन कौन सा? इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसमें कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं हम लोग। और दूसरा प्रोसेस है एक्सपायरेशन, बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, एक्सपायरेशन से रिलीज कर देते हैं। आगे चलो, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग
इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। देखो प्रेशर का डिफरेंस होता था ना, पहले हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते थे, यहाँ प्रेशर कम एटमॉस्फेयर का ज्यादा, तो प्रेशर का डिफरेंस हुआ ना, डिफरेंस बोलते हैं ग्रेडियंट। समझ में आया कि नहीं? तो प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी तभी एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। आंधी भी तो ऐसे आता था, बचपन क्लास में पढ़े होंगे 6, 7, 8 में। आंधी कैसे आता है? गर्मी में, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी कहीं पड़ता है, गर्मी बढ़ने से क्या होता है, वहां का गैस उड़ करके ऊपर चला जाता है, तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो दूसरे जगह से एयर दौड़ते हुए आ जाता है, तो आ गया आंधी। उसी तरह यहाँ पर हो रहा है, स्टॉर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश। चलो इसको क्या बोला? क्रिएटिंग का क्या बोला? द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर का डिफरेंस बनाएंगे तभी एयर आएगा, और ये डिफरेंस किसके बीच में बनाएंगे? अपने लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच। तो चलो बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, इसमें प्रेशर का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। आगे, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स का जो प्रेशर है इसको बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, कम होना चाहिए तब ना बाहर से आएगा एयर। चलो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर का ज्यादा होगा, तभी तो एयर आएगा। ठीक, दैट इज देयर इज निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। प्रेशर लंग्स का कम होगा, इसीलिए निगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कंपैरिजन। आगे चलते हैं। उसी तरह सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, एक्सपायरेशन होगा व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जब हमारे लंग में प्रेशर ज्यादा हो जाए, प्रेशर ज्यादा हो जाए मतलब वॉल्यूम कम हो जाए। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर से लंग्स में ज्यादा होगा तब एक्सपायरेशन होगा। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, कौन सा मसल है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल। ये कहां होता है इंटरकॉस्टल? बिटवीन द रिब्स, रिब्स के बीच में होता है, समझे, दो रिब्स के बीच में। चलो क्या बोला? हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट मतलब प्रेशर का डिफरेंस, यही दोनों बनाता है। कौन दोनों? डायफ्राम और कौन? इंटरकॉस्टल मसल। यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल बताया था ना, इंटरकॉस्टल मसल दो तरह का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मेनली हमको जानना है एक्सटर्नल के ऊपर। चलो इतना बात हो गया। चलो अब यहाँ पर पहला हम लोग इंस्पायरेशन पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द, देखो इनिशिएटेड शुरुआत कौन किया? डायफ्राम। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के कॉन्ट्रेक्शन से स्टार्ट हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा? विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, या थोरेसिक चैम्बर का ये वॉल्यूम बढ़ा दिया। किस डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे, एंटेरियर पोस्टीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। समझ में आया कि नहीं? डायफ्राम किसमें बढ़ाया है? एंटेरो पोस्टीरियर। आगे चलो, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटर, देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स लिफ्ट करेगा, उठा देगा रिब्स और स्टर्नम को। चलो तो आगे बढ़ेंगे। चलो, लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड स्टर्नम को उठा दिया, कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, कैसे? वेंट्रल और पीछे डॉर्सल, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो चलो, थोरेसिक चैम्बर इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है, दोनों की वजह से वॉल्यूम बढ़ा ना, डायफ्राम की वजह से एंटेरो पोस्टीरियर में, इसकी वजह से डॉर्सो वेंट्रल। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी वॉल्यूम। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम हो गया। ठीक है, विच फोर्सेस द एयर, अब एयर को फोर्स करेगा क्या? फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, की लंग्स के अंदर आ जाएगा, लंग्स के अंदर एयर आ जाएगा। दैट इज इंस्पायरेशन। तो हो गया, इंस्पायरेशन खत्म, समझे। अब यही दोनों मसल रिलैक्स कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा तो अंदर में वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हवा बाहर निकल जाएगा, खत्म। आगे चलो, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, रिलैक्स करेगा। रिटर्न द डायफ्राम
एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, तो नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा। देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम, तो लंग, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा तो लंग का भी वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर, ठीक है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो इंट्रापल्मोनरी लंग के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी बढ़ गया। causing the expulsion of air from the lungs, तो lungs से हवा एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दैट इज एक्सपायरेशन। क्या हो गया? एक्सपायरेशन। समझ में आया? ये सब लोग रिलैक्स करने लगा, रिलैक्स करने लगा, रिलैक्स करने गया तो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो वॉल्यूम घट गया तो इसको प्रेशर बढ़ा, ये बाहर निकल गया हवा, एक्सपायरेशन। चलो, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ता है कि बहुत ज्यादा सांस लेना है, तो एब्डोमेन में और कुछ कुछ मसल्स होते हैं जो कि हेल्प करता है हमारा इंस्पायरेटरी सांस लेने का कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को बढ़ाने घटाने में हेल्प करता है। समझे? यस, ये बात याद रखना। एक्स्ट्रा मसल्स होता है एब्डोमेन में और एब्डोमिनल मसल्स। चलो अब बताओ, कोई भी इंसान या हम लोग नॉर्मली कितनी बार सांस लेते हैं एक मिनट में? ये एक बार वह लेना और छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को मिला के एक ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है? एक मिनट में 12 to 16 टाइम्स, हम लोग 12 से 16 बार लेते हैं सांस, ठीक है। 12 to 16 पर मिनट, याद रखना 12 to 16। और होता है अगले वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, वहां भी 12 and 16 आएगा। वो क्या होता है? ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पर याद रखना, ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन, याद रखना भाई, क्वेश्चन आएगा। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। किसका कॉल है भाई? चलो जिसका भी है रहने दो। चलो, ओह मेरे भाई, स्क्रीन लॉक है, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, यहाँ पर रहे थे, कट गया वो, अब जोड़ना पड़ेगा इसको उसके साथ, दोनों वीडियो को, नहीं तो दोनों अलग अलग होगा, देख लेना। उसको पार्ट 1 बना देंगे, उसको पार्ट 2। खाना देने वाला भी परेशान होते रहता है, रात के 10 बज गए हैं, उसको खाना देना था, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए तुम लोग। चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे? यहाँ तक, ठीक। देखो क्या है, क्या हाँ, यहाँ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग, ये याद रखना, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि कोई भी इंसान कितना हवा ले रहा है, छोड़ रहा है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि कितना हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब वॉल्यूम कैपेसिटीज हम लोग निकाल सकते हैं। और ये डॉक्टर सबको बहुत हेल्प करता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है, पता करने के लिए लंग सही काम कर रहा है कि लंग में दिक्कत है, कितना प्रॉब्लम हुआ है, कितना पार्ट में क्या दिक्कत है, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये स्पायरोमेट्री, ठीक है, बहुत हेल्प करता है। ये लाइन याद रखना। चलो क्या बोला है यहाँ पर? चलो यहाँ पर क्या बोला? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प, याद रखना, ये क्या करता है? हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, मतलब लंग्स फंक्शन कैसा काम कर रहा है ये पता करने के लिए। समझ में आया? चलो इतना बात हो गया, आगे बढ़ रहे हम लोग। ओके, ये टॉपिक हो गया। यस, चलो ठीक है। तो अब दूसरा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक होगा? अब दूसरा टॉपिक होगा कौन सा? अब टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ठीक है। तो टॉपिक होगा आगे का हम लोग का, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, कैपेसिटीज, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एकदम ध्यान से समझना भाई, ठीक है, अच्छे से समझोगे तब, यहाँ पर स्टूडेंट सबको दिक्कत होता है, ठीक है, बहुत अच्छे समझना। देखो नॉर्मल हम लोग आराम से बैठे हुए,
क्या कर रहा है? कुछ नहीं ना, बगैर बस आराम से बैठे हुए क्या कर रहा है? सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल कोई इंसान रेस्टिंग स्टेट में क्वाइट शांत से बैठा हुआ है, तो जो वो सांस लेता है और जो छोड़ता है, लिया कुछ वॉल्यूम, छोड़ दिया कुछ वॉल्यूम, समझ में आया? लेना छोड़ रहा, कुछ वॉल्यूम ले रहे हैं, कुछ वॉल्यूम छोड़ रहे हैं। तो जो वॉल्यूम नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में इंसान लेता है, छोड़ता है, उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और वो कितना होता है? 500 होता है। देखो उसको डायग्राम पे हम लोग दिखाएंगे। इस फिगर में क्या है? इस फिगर में है वेरियस पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बहुत सारा वॉल्यूम और कैपेसिटीज को हम लोग समझेंगे। समझना ध्यान से भाई, अच्छे से समझना। तो थोड़ा मैं यहाँ आऊँ, मोर में जाऊँ और मैं शेप में जाऊँ, ठीक है? और मैं क्या ले लूँ सर? चलो इसको ले लेता हूँ, ठीक है? सुनो ध्यान से, अच्छे से समझ रहा हूँ कि आराम से कोई बैठा है, सांस लेगा छोड़ेगा। ये है बेस लाइन, ये है मेरा बेस, ठीक है? ये है मेरा बेस, ये है बेस, ठीक? बेस लाइन, ये वाला लाइन मेरा बेस लाइन है। अब यहाँ से कोई सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस लेंगे तो देखो इस एक्सिस पर ऊपर जाने का मतलब वॉल्यूम है। इस एक्सिस पर टन 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 टन, इस एक्सिस पर इधर क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम ये वाला दिख रहा है ना भाई? इसे लिखे है, हाँ चलो दिख जाएगा तुमको, ठीक है? ये वॉल्यूम है। तो नॉर्मल कोई भी इंसान बैठा है आराम से, तो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। तो सांस लाओगे, तुम यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है? सांस लाओगे तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इस तरह वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा। फिर सांस छोड़ोगे तो वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा? फिर दूसरा, ये एक बार हुआ, फिर सांस लीजिएगा, फिर सांस छोड़िएगा, फिर सांस लीजिएगा, फिर सांस छोड़िएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये जो वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक लिया है, ये वॉल्यूम, ये कितना हुआ? टाइडल, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यहां से फिर छोड़ा, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? 500, ठीक? तो मैं राइट पे जाता हूं, ये जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, यहां से यहां तक। और ये कितना होता है? ये होता है 500 ml। कितना होता है? 500 ml। समझ में आया? ठीक है सर। अब क्या हुआ? क्या हुआ भाई? बैठा था आराम से वो, अब क्या हुआ? अब जो है वो हो गया क्या 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 हो गया? यहाँ पर जाइए सर, और यहाँ पर जाइए सर, और यहाँ पर जाइए सर। अब वो बैठा था आराम से, अब क्या हुआ? अब एकाएक वो दौड़ेगा, या ऐसे सांस ले रहा था ऐसे, अब आराम से पूरा पूरा फोर्स लगा के सांस लिया, पूरा फोर्स लगा के जितना ले सकता था, बहुत ज्यादा हवा ले लेगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ से ये नॉर्मली यहाँ तक ले रहा था सांस, अब पूरा फोर्स लगा दिया तो जितना यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। तो पूरा फोर्स लगा करके वहां तक पहुंच गया, तब छोड़ेगा भी तो उतना ही हवा। जब यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ से छोड़ोगे तुम, तो छोड़ोगे तो फिर यहाँ आ जाओगे। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ। समझे? यस। इसका मतलब क्या हुआ? ये इस बार जोर से सांस लिया, इसको बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो एक्स्ट्रा ये हवा ले लिया, ये हवा एक्स्ट्रा लिया कि नहीं लिया? यहाँ तक एक्स्ट्रा एयर लिया कि नहीं लिया? यस। तो मतलब क्या? वो एक्स्ट्रा इतना ले सकता था, लेकिन आराम से नहीं लेता था, जरूरत नहीं पड़ता था। वो उसका रिजर्व रखा था कि जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। क्या है? सांस लेने के लिए रिजर्व था वो वॉल्यूम, कि जब जरूरत पड़ेगा उतना एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इसीलिए रिजर्व था, तो बोलते हैं रिजर्व। सांस लेने को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, इसीलिए उसको बोलता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो हुआ यहां से यहां तक, ये कौन सा वॉल्यूम हुआ? तो ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? और ये एक्स्ट्रा कितना होता है? ये होता है 2500 से 300, 2500 से 3000 ml होता है। समझ में आया? ये एक्स्ट्रा जो था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ गए इतना? ठीक है सर। चलो आराम से, वो ठीक है, इसका आराम से चल रहा था जिंदगी। अब क्या हुआ सर? अब फिर से कलर चेंज करिए सर इसका, और कहाँ बोलो यार जल्दी से, सब उसमें आओ सर। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं? अब ले लेते हैं ग्रीन, और इसको ये, ठीक है? ठीक है, फिर से अब ये आराम से इसका जिंदगी चल रहा था,
ले रहा था सांस, छोड़ रहा था, ले रहा था, ले रहा था, छोड़ रहा था, ले रहा था, छोड़ रहा था। अब आराम से छोड़ रहा था, ले रहा था। अब क्या हुआ, उसको जोर से सांस लेते ले रहा था, पूरे जोर से, पूरा फोर्स लगा के इस बार एक्सपायर कर रहा है। तो जब वो फोर्स लगा, नॉर्मल ले रहा था, छोड़ रहा था, ले रहा था, छोड़ रहा था, तो फोर्स लगा के एक्सपायर और ज्यादा हवा निकाल देगा उसका, और हवा ना लंग्स का कम हो जाएगा, तो और एक्सपायर कर देगा। तो ये कहां तक आ जाएगा, ये पूरा फोर्स लगा के इस बार निकाल दिया, तो इतना और हवा एक्स्ट्रा निकाल दिया, तो उसके लंग्स में कम हो गया, तो कम हो गया तो नीचे आ गया। समझ में आया कि नहीं? एक्स्ट्रा हवा निकाल लिया, तो उसका इसका मतलब क्या, उसके लंग्स में वो हवा रखा हुआ था लेकिन वो रिलीज नहीं कर रहा था, जब फोर्स लगा के चाहा तो वो उसको भी रिलीज कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम हुआ है ना? ये रिजर्व था, रिजर्व था कि नहीं, क्या करने के लिए, एक्सपायर करने के लिए, इसीलिए इस वॉल्यूम का नाम है क्या, बोलो? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या नाम है? ई आर वी, यहां से यहां तक। आई आर वी कहां से, यहां से ये एक्स्ट्रा यहां तक, एक्स्ट्रा जो था इसमें भी एक्स्ट्रा हुआ, ये ई आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? ठीक है सर। अब जब तुम क्या किए, पूरा फोर्स लगा के हवा निकाल दिए थे, कब निकाला था, जब ये नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल, जब ये नॉर्मल चल रहा था तब फोर्स लगा के निकाल दिया, तो हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब फोर्स निकाल के तुम लंग्स को खाली कर दिए तो फिर सांस लोगे तो वो भरेगा कि नहीं भरेगा? यस, तो ठीक है। ठीक, तो फिर यहां तक जब वो खाली कर दिया था तो नॉर्मल आने के लिए फिर भरेगा भी यहां तक, समझे कि नहीं समझे? भरेगा यहां तक तो फिर यहां आ जाएगा नॉर्मल, फिर से वो नॉर्मल जिंदगी अब जिएगा। क्या लेना है, नॉर्मल, छोड़ना है नॉर्मल, ऐसे तो जिंदगी चलते रहेगा। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत हुआ? ऐसे ही चलते रहता है। चलो इतना बात हो गया। आप सोच रहे होंगे सर जब पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया तो पूरा ये बेस लाइन तक क्यों नहीं आया? ठीक है, मतलब कि पूरा बॉटम तक क्यों नहीं आया? ये बॉटम, बॉटम, ये बॉटम है, बॉटम, बी ओ डबल टी ओ एम, ये है बॉटम। क्यों नहीं आया? क्योंकि कितना भी तुम फोर्स लगा के निकाल दो तुम्हारा लंग्स पूरा खाली कभी नहीं होगा, पूरा खाली कभी नहीं होता है। अगर लंग्स पूरा खाली हो जाएगा तब तो कोलैप्स हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ में आया? तो ये जो वॉल्यूम है, ये कौन सा, ये वॉल्यूम जो कि पूरा फोर्स लगाने के बाद भी निकाल दिए सारे एयर को, एक्सपायर कर दिए, फिर भी जो वॉल्यूम बच गया उसको बोलते हैं बचा हुआ। बचा हुआ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिडुअल। इसीलिए इसको बोलते हैं आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, नॉर्मल हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, टीवी। कितना होता है? 500 ml, 500 ml होता है। ठीक है, और पूरा नॉर्मल रहता है। एक्स्ट्रा कितना ले सकते हैं? एक्स्ट्रा हम लोग ले सकते हैं आईआरवी कितना, 2500 से 3000 ml। ठीक है, 2.5 लीटर से 3 लीटर एयर को ले सकते हैं। इसको क्या बोले? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्स लगा के कभी निकालना पड़े तो निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, निकाल देते हैं। कितना? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है? 1000 टू 1100 ml। इतना वॉल्यूम हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं जो रिजर्व में रहता है। समझ में आया? उसके बाद कितनों लगा दो ये वॉल्यूम तो बचा रह जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है? ये होता है 1200 ml। ये सब याद रखना है, सब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बाहर कुछ नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, इतना बात समझ गए? यस सर, समझ गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वॉल्यूम समझ गए, कितना वॉल्यूम पर है? वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 4। 4 वॉल्यूम पर है ना। अब इन सब वॉल्यूम को हम लोग जोड़ते घटाते हैं तो बनता है कैपेसिटीज। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। इसको जब ऐड करेंगे, रिलीज करेंगे, वो सब तो बोलेंगे, फिर इसको बोलेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज। कैपेसिटी, अब तुम ही बताओ, तो तुम ही से पूछ रहे हैं, सब बताओ तो। बताओ तो किसी इंसान का सांस लेने का, इंस्पायर करने का कैपेसिटी कितना होता है? वो कितना हवा को ले सकता है? बताओ तो। अब बोलेगा सर नॉर्मल तो बैठा रहता है तो लेता है, छोड़ता है। नॉर्मल लेता है कितना? 500 लेता है सर, तो 500 छोड़ता है। नॉर्मल लिया कितना? 500, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और पूरा फोर्स लगा के कितना ले सकता है सर? पूरे फोर्स लगा के ले सकता है सर, और 2500 से 3000। नॉर्मल तो सर इतना ले रहा था, पूरा फोर्स लगा के इतना ले सकता है। तो पूरा लेने का कैपेसिटी, इंस्पायर करने का कैपेसिटी कितना हो गया? ये पूरा दोनों को सर जोड़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे? यस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से
यहां तक ये पूरा जो है ये है इंस्पायर करने का कैपेसिटी। तुमको कोई दिक्कत होगा क्या? एकदम नहीं होना चाहिए, दोनों ले सकता है ना। यहां तक तो टाइडल, ये एक्स्ट्रा भी लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं IC। समझे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये कलर दिख रहा है ना? चलो ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझ में आया? ठीक। अब बताओ, हम इसी तरह बोलेंगे कि किसी के पास कितना कैपेसिटी होता है, पूरा एक्सपायर करके पूरा कैपेसिटी बताओ। कैपेसिटी में तो जितना दम होता है सब लगा देते हैं। तो नॉर्मल वो कितना निकालते रहता है कोई इंसान? नॉर्मल निकालते रहता है, टाइडल वॉल्यूम तो निकालते ही रहता है, टाइडल वॉल्यूम। हाँ या ना बोलो? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो रिलीज करते रहता है, एक्स्ट्रा कितना निकाल लेगा? तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा तुमको? देखो, जैसे सांस लिया था कोई इंसान तो यहां तक गया था ना, तो वो रिलीज कितना कर रहा है? या ऐसे ऐसे देखो, कोई भी सांस लिया था नॉर्मल, कोई सांस लेता है कितना, यहाँ टाइडल वॉल्यूम, वो रिलीज कितना किया? पहले तो यहां से यहां तक रिलीज किया, और उसके बाद यहां तक एक्स्ट्रा जो रिजर्व था वो भी रिलीज किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, ये क्या है पूरा? ये है एक्सपायर करने का कैपेसिटी, जिसमें क्या आ गया? ये टाइडल वॉल्यूम आ गया, और ये क्या आ गया? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। ये टाइडल वॉल्यूम है ना, ये टाइडल वॉल्यूम है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। समझ में आया? चलो आप ही बताओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कौन सा दो आया? कौन से दो वॉल्यूम को जोड़े तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बना? तो आप सीधा बोलिएगा सर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला दीजिए तो हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या ही दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? पूरा एक्सपायर कितना कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर ये टाइडल वॉल्यूम लेते थे, वो टाइडल वॉल्यूम तो लोग निकालते ही है, एक्स्ट्रा ये निकाल सकते हैं, तो हो गया कैपेसिटी। तो हो गया इस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है सर? तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है सर ये टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसी को मिला करके बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दो कैपेसिटी समझ गए? यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुमसे सिंपल, नॉर्मल, लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो बता दो तुम्हारे लंग पे कितना एयर रखा हुआ है, बचा हुआ है? बताओ, नॉर्मल केस में, नॉर्मल ब्रीदिंग में ये वाला निकलता है क्या? ये वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये नॉर्मल में निकलता है? नहीं, फोर्स लगा के निकालते हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तब वो निकलता है। तो नॉर्मल हमारे लंग्स में फंक्शनली जब हमारा नॉर्मल लंग्स काम कर रहा है तो ये भी हवा है, और ये तो सर हमेशा जिंदगी भर रहता है, ये तो कभी निकलता ही नहीं। समझ में आ गई? तो जब हमारा लंग्स नॉर्मली काम करता है तो हमारे लंग्स में कौन कौन सा एयर रहता है? ये एयर भी रहता है सर, और ये एयर भी रहता है। कौन दोनों रहा बता दो? यस। तो यहां से लेकर के यहां तक, इसमें क्या क्या आया सर? ये ऊपर वाला आया सर ERV, और नीचे वाला कौन है सर? RV। ये तो हमेशा रहता है, फंक्शनली रहता है, बचाओ फंक्शनली रहता है ना। जब हमारा लंग्स फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो रखा हुआ है ना, तो रखा हुआ है तो रेसिडुअल। लेकिन कब? जब हमारा लंग्स नॉर्मल काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल, बोलो, कैपेसिटी। जब भी एक दो वॉल्यूम को जोड़ दोगे ना, तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं बोलते हैं, जोड़ने घटाने के बाद को कैपेसिटी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आया? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। चलो अब तुमको ये बता दो, तुमको अगर बोले लंग्स में कितना तुम पूरा हवा डाल सकते हो, पूरा निकाल सकते हो, पूरा हवा डाल सकते हो, पूरा निकाल सकते हो, तो आप क्या बोलिएगा? सर हम क्या करेंगे, हम एकदम जोर से एक्सपायर करें, पूरा फोर्सफुल एक्सपायर, सब हवा निकाल दी, जितना दम था सर, जितना दम था निकाल दिए। तो तुम्हारा लंग्स कहां तक आ गया? यहाँ तक सब हवा निकल गया, ऊपर का यहाँ तक आ गया। और उसके बाद बोलोगे सब हवा सर निकाल दिए, सारा सर एक्सपायर कर दिए, अब पूरा दम लगा करके कर लिए इंस्पायर। मतलब क्या हुआ? आप क्या हुआ? फोर्सफुल इंस्पायरेशन, पूरा जोर लगा के इंस्पायर किया। कब? पहले तुम खाली कर दिए थे फोर्स लगा के, तो इसको बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पहले फोर्सफुल एक्सपायर कर दिए, सारा हवा खाली कर दिया था, अब फिर फोर्सफुल इंस्पायर कर लिए,
सोचो, पूरा तुम खाली कर दोगे तो तुम कहाँ आ जाओगे, पूरा खाली कर दोगे तो तुम यहाँ आ जाओगे, है ना, सिर्फ यही बचेगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ये तो कभी खाली होता नहीं। और फिर पूरा फोर्स लगा के लोगे तो पूरा तुम फोर्स लगा के लोगे तो एकदम यहाँ तक पहुंच जाओगे। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना बताओ, समझे कि नहीं समझे। नॉर्मली तो तुम समझ लेते यहाँ तक, लेकिन फोर्स लगा के लिए तो यहाँ तक पहुंच जाओ, समझे कि समझे। तो इस पूरा तुम्हारा कैपेसिटी वाइज कि कितना तुम ले सकते हो, कितना तुम निकाल सकते हो, इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी, वीसी। ये क्या हुआ, ये हुआ वाइटल कैपेसिटी। समझ में आया। हम तुमसे पूछ लेंगे बताओ वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सा आ गया, तो तुम बोलोगे सर सबसे पहले तो ये आया, ये क्या है सर, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर बोलो सर ये आया, ये क्या है सर, ये है टाइडल वॉल्यूम। फिर बोलोगे सर ये आया, ये क्या है सर, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ जाए, कौन, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर ये टाइडल वॉल्यूम, फिर ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, यस सर समझ गए। हम तुमको पूछे कि बताओ तुम्हारे लंग्स का कैपेसिटी करता है कितने हवा रख सकता है, लंग्स में कितना एयर आ सकता है टोटल। तो अब लोग सर ये सब तो ले और छोड़ सकते हैं, ये तो हमेशा रहता है। तो इस पूरे को अगर सर आप मिला दो, आप बोलिएगा सर यहां से यहां तक, कहां से सर, यहां से यहां तक, ये पूरा जो है लंग्स का कैपेसिटी, पूरा लंग्स में इतना हवा रह सकता है। तो इसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए, टोटल लंग कैपेसिटी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है सर। सबका नाम लिखे है ना, इसका भी नाम लिख दें, इसका लिख देते हैं, ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। सुनो एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछेंगे वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे सर वाइटल कैपेसिटी में सर फोर्स ये है, ये सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फिर टाइडल वॉल्यूम है, और फिर ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम बोले माइनस करके तुम बता सकते हो वाइटल कैपेसिटी है, किसी में किसी को माइनस कर दो, दिमाग लगाओ, वाइटल कैपेसिटी। हाँ वाइटल कैपेसिटी देखो, ये पूरा लंग कैपेसिटी यहाँ क्या देखा है, उसमें से इतना सा तुम निकाल दोगे तो यही बच जाएगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो TLC माइनस RV रेसिडुअल वॉल्यूम अगर कर देंगे तो बन जाएगा VC। समझे कि नहीं समझे, TLC टोटल लंग कैपेसिटी यहां से यहां तक है, उसमें से बस इतना सा निकाल दो, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो क्या बच जाएगा, ये नहीं बच जाएगा वाइटल कैपेसिटी, यस, तो हो जाएगा VC। समझ में आया, VC का ये भी फार्मूला है। VC का और दूसरा फार्मूला क्या होगा, VC का और फार्मूला हो सकता है क्या, तीनों को जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो, मतलब ये और ये, तो क्या क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है IRV प्लस ये था IRV, फिर ये क्या है, ये है TV टाइडल वॉल्यूम, TV प्लस ये क्या है, ये है ERV इज इक्वल टू VC वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का दो फार्मूला, समझे कि नहीं समझे। FRC का क्या फार्मूला हुआ, FRC को ये दोनों को जोड़ रहा है, फंक्शनल रेसिडुअल, मतलब फंक्शनली हमारे में कितना रखा रहता है, रेसिडुअल कितना होता है। चलो तो ये हो गया फंक्शनल, ये ERV प्लस RV, तो ये हो गया FRC, समझ गए। ओके, और तो कुछ बात नहीं बताना है, बस इतना ही है। चलो अब सबका डेफिनेशन, व्हाट इज, सबसे पहले टाइडल से आते हैं, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, तो बोलेंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which is normally inspired and expired during resting stage normal condition। समझ में आया, it is 500 ml। फिर दूसरा आते हैं ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर which can be inspired forcefully, फोर्सिबल, फोर्स लगा के जितना एक्स्ट्रा लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है 2500, 2500 से 300 ml। समझ में आ गया, ठीक है सर। फिर पूछेगा और तीसरा वॉल्यूम ऑफ ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या है, तो बोलेंगे द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड आउट, एक्स्ट्रा जो हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। समझ में आया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, नॉर्मल जो 5 निकलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड आउट। समझ में आया,
आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, सांस लिए थे नॉर्मली लेकिन छोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आया? और क्या हो गया? ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या? द अमाउंट ऑफ एयर which is released, sorry, the amount of air which is left in the lung, जो लंग में बचा रहा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरा फोर्स लगा के निकाल दिए, उसके बाद जो बच गया सर वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे कि नहीं? खत्म। चलो आगे बढ़ो। इतना बात कर लिए सर, और क्या बच गया? चलो कैपेसिटीज का बात करते हैं। अब एक एक करके कैपेसिटी। पहला कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? Inspiratory capacity, it is a total volume of air which can be total volume of air which can be inspired forcefully, पूरा फोर्स लगा के जितना तुम ले सकते हो। समझ में आया? ले सकते हो कब? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तुम एक्सपायर किए थे नॉर्मली, जब हम लोग नॉर्मल एक्सपायर करते हैं तो कहां पे रहते हैं? नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो तुम इस लेवल पे रहोगे। समझ में आ रहा है? बेस लाइन था। नॉर्मल जब लोग छोड़ते हैं तो यहाँ पर मतलब यहाँ तक हवा है, और उसके बाद फोर्स लगा के लोगे, फोर्स लगा के एयर को इंस्पायर करोगे, ये टाइडल लोगे, ये एक्स्ट्रा लोगे। समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना, फिर से बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायर किए थे तब यहाँ पर थे, उसके बाद फोर्स लगा के लिए थे, ये दोनों लिए वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सुनो ध्यान से, कान खोल के, फंसोगे तुम। देखो इस बार क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड, जो कि इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। पूरे फोर्स लगा के एक्सपायर कर दिए थे भाई, पूरा फोर्स लगा के निकाल दिए थे, तब तुम कहां हो? फोर्स लगा के निकाल दिए थे तो यह निकल गया सर एक्सपायरेटरी। अब तुम यहां हो, उसके बाद तुम फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हो, उसके बाद पूरा फोर्स लगा के अंदर ले रहे हो। पहले तुम फोर्स लगा के निकाल दिए थे तो तुम यहां चले आए, यहां से यहां चले आए, उसके बाद फोर्स लगा के ले रहे हो, तो फोर्स लगा के लोगे तो पूरा यहां तक लोगे, तब ये क्या हो जाएगा? तब इसका डेफिनेशन हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी का हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस। तो वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन अब बनाते हैं। क्या? टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड, ठीक है, ऐसे बोलो, विच कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन जितना एयर हम लोग ले सकते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे चलते हैं। कोई ऐसे भी बोल सकता है, कैसे बोल सकता है वाइटल कैपेसिटी को? ये बोल सकता है, चलो और कुछ, चलो क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। चलो आगे बढ़े। अब समझ गया ना सब कुछ? आगे बढ़ो। चलो यहाँ पर रेस्पेक्टिव कैपेसिटी लेंगे, यहाँ पर उसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। कैपेसिटी 5 कैपेसिटी है, कौन कौन सा? पहला कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। पहला है ये सही है कलर, ठीक। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। बताओ इसमें क्या होता था? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता था? इसमें होता था टीवी, मतलब इंस्पायर करने की कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और प्लस जो रिजर्व था, है ना, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे? यही होता था ना। इसको टोटल निकालोगे कितना हो जाएगा? टीवी कितना होता है? टीवी होता है 500 होता है ना, और इसमें प्लस करोगे कितना? प्लस इसमें करोगे 2500 से 3000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2500 में 500 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 300 में 500 ऐड करोगे कितना? 3500 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पहला हो गया ये, कोई दिक्कत है? दिख रहा है ना यार? चलो ठीक है। दूसरा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, दूसरा आ जाओ किसमें? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, ये सर एक टाइडल वॉल्यूम तो होगा, प्लस क्या होगा, प्लस इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ऐड करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है सर 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है सर, इसमें बोला था 1000 से 1100 ml। समझ में आया? तो 1000 में 500 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1500 के आसपास, और 1100 में ऐड करोगे 500 कितना हो जाएगा 1600 के आसपास, 1500 से 1600 हो गया, सब ml में है, ml। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलो, इंस्पायरेटरी हो गया कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, उसके बाद क्या उसके बाद एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल, फंक्शनल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, एफआरसी। इसमें क्या होगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में होगा क्या क्या, फंक्शनली जो हमारे लंग्स में रहता है, कौन कौन रहता है आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहता ही है, प्लस क्या रहता है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रहता है। समझ में आया? ठीक है सर। तो आरवी कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, बोला था रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200, ठीक है, और इसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा ये कितना 1000 से 1100, ठीक है। तो चलो ना मान करके चल लेते हैं कि इसको क्या मान लो, इसको भी मान लो 1200, इसको 1000 मान लो, ठीक है, तो 1200 1100 1200 है ना, 1200 इसको मान लेते हैं, और ये 10 तो 10 इसको मान लेते हैं, इसका बड़ा वाला छोटा वाला लगभग 2200 के आसपास, 2200 ml के आसपास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? यस। चलो उसके बाद क्या आओ वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, जिसको कि VC बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी में ऊपर से कौन कौन सा, सबसे पहले सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर सर टाइडल वॉल्यूम, फिर सर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता था ना, तीनों होता था ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चलो ये, और दूसरा फॉर्मूला इसको बताओ, इसका दूसरा फॉर्मूला था TLC, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी था ना, समझे? तो निकाल लेंगे अभी, यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट रुको, ठीक है, पहले TLC लिख लेते हैं, तो नीचे आ जाते हैं हम लोग TLC, ठीक है, यानी क्या हुआ ये हुआ टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सब ऐड हो जाएगा, सारा वॉल्यूम ऐड कर दो, कौन कौन सा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब ऐड कर दो। समझ में आया? सब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, चलो ऐड करके देखें। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कितना ले लो, इसको ले लो 2500 से 3000 है, तो कितना ले लोगे 2500 से 3000 है ना, तो कितना लोगे यार, चलो इसको 3000 ले लें, इसको ले लेते हैं 3000, टाइडल वॉल्यूम को लेते हैं 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 10 से 1100, तो इसको ले लो 1100, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको 3000 ले लिया मैक्सिमम वाला, इसको 500 ले लिया, इसका कम वाला ले लिया 100, रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, कितना हो गया 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 5 1 6 2 8 हो गया, 3 1 4 1 5 ही हो गया, हाँ 5, 5800 ml हुआ, तो टोटल हो गया 5800 ml के आसपास, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, कितना, इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स 6 लीटर, समझ में आया? ये अप्रॉक्स 6000 ml बोलो, हो गया ना, अरे यार 5800 है, इसको 700 ले लीजिए, 6000 ml हो गया, तो इतना होता है टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी बताओ। दिख रहा है सर, समझ में आया? अब बताओ, ये लिखना है TLC लिखना है ना, TLC लिखना है, TLC टोटल कितना आया बोलो, TLC आया 5800, तो 5800 आया, और उसमें से माइनस कर दो आरवी, माइनस 1200 कर दो,
समझ में आया? 5800 1200 करोगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4600। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा वीसी, वाइटल कैपेसिटी 4600 के आसपास हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलो। चलो यहाँ पर क्या लिखा है भाई? यहाँ पर लिखा है ऑल द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, बताओ किससे वॉल्यूम को मेजर करते थे? पढ़े थे ना, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से सारे वॉल्यूम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, एक्सेप्ट किस वॉल्यूम को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, देखो एक जो स्पायरोमीटर जो मशीन होता है उसमें पेशेंट को बुलाते हैं, ठीक है, एमबीबीएस में आओगे तो पता चल जाए, और उसको उसमें कहते हैं मुंह में पाइप लगाओ, फूको जोर से, पूरा दम लगा के फूको, तो वो फूकेगा तब ना उस स्पायरोमीटर में देखते हैं पाइप हवा कहां तक ऊपर चढ़ा, वो मार्किंग रहता है, मार्किंग देख लेते हैं हम लोग। वो नॉर्मल जितना हो, वाइटल कैपेसिटी जितना, अभी 4600 हुआ ना वाइटल कैपेसिटी, पूरा फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, पूरा फोर्स लगा के रिमूव भी किया था, पूरा फोर्स लगा, मैंने पूरा जोर से सांस लिया भी और पूरा जोर से सांस लगा फूक भी दिया, तो क्या निकला वाइटल कैपेसिटी? तो देखेंगे 4600 4500 के आसपास गया कि नहीं, ठीक है। इसी तरह स्पायरोमीटर मेजर करता है। स्पायरोमीटर काम कैसे करता है समझे? स्पायरोमीटर में फूकना होता है, हवा निकालना होता है, तभी वो मेजर कर पाता है। तो इतना अगर तुम समझ गए तो तुम बता दो स्पायरोमीटर कौन से एयर को कभी मेजर नहीं कर पाएगा? बताओ, सीधा बोलोगे सर जो हवा कभी लंग से निकला ही नहीं उसको कैसे मेजर कर लेगा? सर हवा तो निकलना पड़ेगा तभी तो मेजर करेगा। अब कौन सा एयर कभी लंग से नहीं निकलता है बता दो? रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कहां पर, जहां पर कहीं पर रेसिडुअल वॉल्यूम वाला टर्म घुसा हुआ है, सटा हुआ है, लगा हुआ है, मतलब वो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस। तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हैविंग द टर्म रेसिडुअल। अगर रेसिडुअल वाला टर्म कहीं पर लगा हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल आर वाला टर्म अगर कहीं लगा हुआ है तो वो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। अब बताओ आर वाला टर्म किसमें लगा था? सबसे पहले सर रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो कभी निकला ही नहीं सर लंग से। और बताओ आर किस में आता था? आर एफआरसी में आता था। देखो कौन है भाई? क्या हो गया भाई? वे यार इसके हमको लग रहा है कि मेरा क्या हो गया भाई। देखो एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल, इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, मतलब इसको भी स्पायरोमीटर मेजर नहीं करता क्योंकि ये वॉल्यूम कभी निकलेगा नहीं तो मेजर कैसे करेगा? देखो टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी में ही तो ये आ रहा है ना, ये सब स्पायरोमीटर कभी मेजर नहीं कर पाएगा। तो स्पायरोमीटर से हम लोग टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पता कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पता कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी पता कर सकते हैं, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम पता नहीं कर सकते। चलो जिसका भी है कॉल फालतू घर से होगा लगता है। ठीक है भाई, ये कॉल वॉल करके वीडियो मेरा जो है ना ये लोग रोक दे रहा है, कॉल आता है पता नहीं, वो कट जा रहा है मेरा रिकॉर्डिंग। इतना बात समझ गए ना? चलो तो क्या बात कर रहे थे? सारा वॉल्यूम को मेजर कर सकता है, किसको मेजर नहीं कर सकता है? रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और बता दो, और बता दो। रेसिडुअल वॉल्यूम में आ रहा था और किस में आ रहा था? रेसिडुअल वॉल्यूम में आ रहा था और किस में आ रहा था? बताओ यार। रेसिडुअल वॉल्यूम में एफआरसी में आता है और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी में ये आता है, रेसिडुअल वॉल्यूम आता है कि नहीं आता है? यस। तो हो जाएगा एफआरसी और हो जाएगा टीएलसी। समझ में आया? तो जिसमें भी रेसिडुअल वाला टर्म होगा उसको मेरा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो चलो अब क्या है, अब तो एनसीईआरटी रीडिंग करना है, खत्म हो जाएगा। चलो सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग, चलो एनसीईआरटी रीडिंग करो भाई। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड
ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मली जो हम लोग रेस्पायर करते हैं उसमें जितना लेते हैं छोड़ते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है ना रे, साउंड मोड आ रहा है ना भाई? चलो ठीक, ये कितना होता है? इट इज अप्रॉक्स 500 ml होता है, दैट इज हेल्थ। अच्छा चलो ठीक है, तुमको बताना है मिनट वॉल्यूम कितना बनना, क्या बताना है? मिनट, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ये क्या होता है भाई? एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हो? 12 से 16 बार। नॉर्मल एक बार में लोग कितना छोड़ते हैं या कितना लेते हैं? 500 ml। तो इसको 500 ml से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 60, 2 जीरो डाल दो। 16 को 5 से करोगे कितना? 80 हो जाएगा, फिर 2 जीरो डाल दो। इतना ml, एक मिनट में इतना ml हम लोग ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो इसको बोल सकते हैं, ये 6000 है, इसको 6 लीटर टू 8 लीटर, इसको बोलते हैं हम लोग मिनट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम मतलब एक मिनट में नॉर्मली हम लोग कितना एयर लेते हैं या छोड़ते हैं। समझे कि नहीं समझे? वही एनसीईआरटी यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर। ठीक है, अलग अलग बात कर रहे हैं, लेंगे भी तो इतना ही लेंगे, 500 बात कर रहे हैं, छोड़ेंगे भी तो इतना ही छोड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml of air per minute। समझ में आ गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व, IRV, अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्स लगा के जितना ले सकता है। ये कितना होता है? 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्स लगा के कितना एक्सपायर कर सकता है, कितना होता है? 1000 से 1100 ml होता है। आगे चलो, चलो चलो क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो गया? ये तो पढ़ ही लिया। चलो चलो रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग, रिमेनिंग इन द लंग, लंग में बचा इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया फिर भी। दिस एवरेज 1100 से 1200 ml होता है। पढ़ाया ना? चलो आगे चलो। एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive the various pulmonary capacity। बोला ना, एक दो वॉल्यूम को जोड़ करके कैपेसिटी हम लोग बना सकते हैं। चलो ये अब ये कैपेसिटी हम लोग यूज करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, पेशेंट को पता करने के लिए उसका लंग अच्छे से काम कर रहा है, पल्मोनरी फंक्शन को पता करने के लिए। चलो आगे चलो, अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। बस इतना ही पढ़ना है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर कब? नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या था? उसके बाद जितना वो ले सकता है। समझ में? चलो दिस इंक्लूड्स में क्या क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, टीबी प्लस IRV सब पढ़ा चुके हैं। चलो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? EC क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, जो एक्सपायर कर सकता है। कब? कब? जब लिया था नॉर्मली, नॉर्मली लिया था, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसमें क्या क्या आता था? इसमें टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, जो नॉर्मल एक्सपायर करेगा, और फोर्स लगा के जो करेगा ERV आएगा। समझे? आगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, जो फंक्शनली रहता है हमारे लंग्स में, क्या क्या रहता है? रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहता है नॉर्मली। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली एक्सपायर किया, क्या क्या बचेगा? रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, क्योंकि नॉर्मली एक्सपायर किया है, तो रिजर्व वाला तो एक्सपायर नहीं किया है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो बचा हुआ है। चलो वाइटल कैपेसिटी देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, मैक्सिमम कितना ले सकता है? कब? पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया था तब, आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आएगा? ERV, क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? ERV, TB, IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। देखो पूरा फोर्स लगा के पहले ले लिया, अब पूरा फोर्स लगा के जितना निकाल पा रहा है वो भी होगा। समझे? वो भी होगा। क्या? वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, ये क्या होता है? इसमें तो सब जोड़ दो। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्कोमोडेटेड इन द लंग, लंग में टोटल जितना एक्कोमोडेट हो सकता है।
एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, वो फोर्स लगा के ले लो जितना हमारे लंग्स में रह सकता है वो सब। इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सब होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दो, हो जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ो, हो गया। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर छुट्टी। चलो 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 चलो, कहाँ, बैक स्टेज पर आओ, बैक स्टेज पर आओ सर, आओ सर, आओ सर, आओ सर, कहाँ पर, यहाँ जाओ सर। अरे ये नहीं, अबे ये नहीं, ये नहीं, बैक चल भाई, होम पे चल भाई, यहाँ चल भाई, और लेक्चर क्यों, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है। चलो फटाफट आंसर दो। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, पूरा फोर्स लगा के निकाल दिया तो क्या बच गया, कौन सा वॉल्यूम बचता है, बता दो जल्दी से। रेसिडुअल वॉल्यूम, हो गया 3। अपना आंसर दो, मेरा रोको, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखने के बाद आंसर दो, तब देखो आगे का, कमेंट करना। चलो आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन में आओ। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। अच्छा, फोर्स लगा के एक्सपायर कर दिया था, फोर्स लगा के एक्सपायर कर दिया, कहां चले गए तुम, क्या बचा है तुम्हारे लंग में, तो खाली रेसिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ, ठीक है। क्या बोला, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन, अच्छा, मैक्सिमम कितना ले सकता है आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। देखो यहाँ बेस थे, ठीक है, ये नॉर्मल ले रहे थे, छोड़ रहे थे, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम तुम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। जब फोर्स एक्सपायरेशन की हो, तो फोर्स एक्सपायरेशन कर दिया तो मतलब यहां हो, अभी यहां हो, अब तुम कितना ले सकते हो, तो तुम ये लोगे, ये लोगे, और मैक्सिमम बोला तो तुम ये भी लोगे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो ये क्या है, ये है ERV, ये क्या है, यहां से यहां तक ये है टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है, ये है IRV, ये तीनों मतलब ये हो गया VC, वाइटल कैपेसिटी। क्या है, वाइटल कैपेसिटी, हाँ सही है, ERV, TV, IRV, हाँ ये भी है। और वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, नीचे क्या बच गया था, नीचे खाली बच गया, कौन सा बच गया, रेसिडुअल वॉल्यूम बच गया, तो टोटल लंग कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम छोड़ दो, तो TLC माइनस RV। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ टीच। समझे कि नहीं समझे, चलो ठीक, चलो 3 नंबर। चलो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत है, विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीदिंग पर है ना, उसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट बताओ। चलो, movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere। प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ता है, हाँ प्रेशर ग्रेडियंट तो बनाते हैं हम लोग, प्रेशर ग्रेडियंट बनाते थे, डिफरेंस करते थे, तभी तो होता है, ये तो सही है, इनकरेक्ट बोला है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, हाँ एकदम सही बात है, पढ़ा था, डायफ्राम से इनिशिएट होता था प्रोसेस। विथ इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है, हाँ एंटेरोपोस्टीरियर डायरेक्शन में, ये भी सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, ठीक है, एक्सटर्नल इंटर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लिफ्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम, स्टर्नम और रिब्स को लिफ्ट करता, उठाता, एकदम सही बात है। कॉजिंग डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, घटाएगा कब भाई, बढ़ाता है ना, बढ़ाएगा, गलत, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत, तो इसका आंसर 3 नंबर हो गया, बोला था इनकरेक्ट। समझ में आया, चलो, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम पर मिनट, पढ़ा तो है, सही है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। समझे कि नहीं समझे, कौन कहाँ चिपका हुआ है, कहीं पर कोई चिपका हुआ है क्या, चलो इसके बारे में बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो। इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ लंग्स आर गवर्न्ड बाय, लंग्स का मूवमेंट किससे होता है, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, लंग्स का मूवमेंट डायरेक्ट लंग्स को, कल पढ़े थे ना पिछले क्लास में, लंग्स का मूवमेंट सीधे लंग्स को पकड़ के नहीं खींचते खांसते हम लोग थोरेसिक कैविटी को चेंज करते हैं, लंग्स पे अपने आप चेंज होता है, ये गलत है।
बोला है ना, वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स, लंग्स का मूवमेंट कैसे होता है, नहीं, इंटरकॉस्टल, ये बात तो सही है, इंटरकॉस्टल मसल सही है, डायफ्राम ये भी सही है, इसमें बेस्ट ऑप्शन है डायफ्राम एंड इंटर दोनों, तो ये ऑप्शन बेस्ट है, तो ये हो, समझे कि नहीं समझे, यस। चलो ये बता दो, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, किस चीज से एस्टिमेट करते हैं, अच्छा एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, एक्सेप्ट स्पायरोमीटर से कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, जिसमें आर टर्म होगा रेसिडुअल, देखो टाइडल को कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी को कर सकते हैं, रेसिडुअल को नहीं कर सकते, हो गया आंसर, समझे कि नहीं समझे, वाइटल को भी कर सकते हैं। चलो बता दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम जितना एक्सपायर कर सकता है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल लेने के बाद छोड़ रहा है कि फोर्स लगा के लिया था, ये इंपॉर्टेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल निकाल सकता है, अरे नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या था, नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या था, तो जो एक्सपायर करेगा वो क्या करेगा, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को करेगा, है ना, इतने में करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल देखो ये बेस लाइन है, ये नॉर्मल ले रहा है छोड़ रहा है, ये टाइडल वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है, नॉर्मल है ना इंस्पायर कर रहा है वो, लेकिन नॉर्मल इंस्पायर कर रहा है, लेकिन वो छोड़ क्या रहा है, फोर्स, तो ये भी छोड़ रहा है, मतलब ये और ये एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये है ERV, ये क्या है, ये है TV, इसी को बोलते हैं EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, समझे, फंसाया जाएगा, ये ऑप्शन में फंसना नहीं, वाइटल कैपेसिटी नहीं है, वाइटल कैपेसिटी के डेफिनेशन में यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर फोर्सफुल इंस्पायरेशन होगा तब होगा, समझे। चलो 7 कौन सा बताओ, TV और IRV, ये क्या होता है, VC है वाइटल कैपेसिटी, हाँ वाइटल कैपेसिटी, हो गया खत्म, ये किसके बराबर होता है, ये होता था TLC, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, होता था ना, कहीं है TV IRV, VC है वाइटल कैपेसिटी, देखो भाई TLC माइनस FRC, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, FRC हमको क्या बोला है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये तो वाइटल कैपेसिटी होता है, वाइटल कैपेसिटी को देखो, वाइटल कैपेसिटी TLC, देखो पहले डायग्राम बना तुम लोग, ये बेस लाइन है, ये नॉर्मल क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये ऊपर ये चला जाएगा यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा IRV, ठीक है, फिर नीचे यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ERV, फिर यहाँ एक्स्ट्रा जो बचा हुआ रह जाता है, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, हमको बताना है क्या, हमको बताना है VC के बारे में, सबको चेक करो भाई, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, और यहां से यहां तक बोलते हैं VC, ये पूरा ये से लेकर के ये तक वाइटल कैपेसिटी, हमको वाइटल कैपेसिटी पता करना है, इसमें आया ना TV IRV ERV, ये है ना, ये वाइटल कैपेसिटी, चलो तो TLC माइनस, और ये है पूरा TLC, कहां से यहां तक पूरा है TLC, यहां से यहां तक ये पूरा है TLC में FRC माइनस क्या, TLC माइनस FRC, ये दोनों मिलके होगा FRC, जानते हो ना, ये है FRC, ये पूरा TLC है, उसमें FRC को माइनस करते हैं, क्या बचा, TV प्लस IRV बचा, नहीं TV प्लस IRV तो ERV, तो ये नहीं हुआ आंसर, पहला नहीं होगा, IC प्लस FRC, IC कहाँ है, IC, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं IC, जानते हो ना, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं IC, ये हो गया, और FRC ये, अच्छा ये IC हो गया और ये FRC, ये और ये, तब तो पूरा टोटल लंग कैपेसिटी बन गया ना, हमको तो वाइटल कैपेसिटी चाहिए, ये भी नहीं होगा, चलो EC और IRV, EC कहाँ है, EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यस, कौन सा है, यस, ये है टाइडल, देखो यहाँ ध्यान से, ये है टाइडल वॉल्यूम जितना छोड़ते हैं, और ये यहां से यहां तक है EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम होता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हुआ EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और IRV, इसमें लगा दो IRV, यस, ये दो, ये IRV, मतलब यहां से EC और ये IRV, तो ये पूरा हो गया, और इस पूरे को तो बोलते हैं VC वाइटल कैपेसिटी, समझे नहीं समझे, अच्छा क्वेश्चन, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समझे भाई।
इसको देखो टीएलसी माइनस ईसी, टीएलसी ये पूरा टीएलसी है, ईसी 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 कहाँ ईसी, टीएलसी माइनस ईसी कहाँ ईसी, यह ईसी यह ईसी, टीएलसी में ईसी करोगे तो आरवी बच जाएगा, और क्या बच जाएगा आई आरवी बच जाएगा, ये तो नहीं आई आरवी और आरवी ये तो है, ये नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट टर्म्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन स्टेटमेंट। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डैश डैश increases the volume of thoracic chamber, contraction of dash increases the volume in enteroposterior, अच्छा enteroposterior बोला है, एंटेरो ऊपर से नीचे की तरफ, एंटेरोपोस्टीरियर डायफ्राम हो जाएगा, तो यहां पर आएगा डायफ्राम, क्या भराएगा डायफ्राम, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ डैश किसका रिलैक्स करेगा, रिटर्न द स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम और रिब्स किससे रिलैक्स होता है, इंटरकॉस्टल मसल, देयर ओरिजिनल, और तो यहाँ इंटरकॉस्टल मसल हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरकॉस्टल और यहाँ पर हो जाएगा डायफ्राम इंटरकॉस्टल। देखो डायफ्राम ए में नहीं है, ए में डायफ्राम नहीं, ये तो बी में डायफ्राम है, ए में डायफ्राम होना चाहिए ना, बी में इंटरकॉस्टल नहीं, ए में होगा, सॉरी हाँ बी में इंटरकॉस्टल, हाँ ठीक है बी में इंटरकॉस्टल सही है, ए में डायफ्राम, हाँ यही तो है। अच्छा इंटरनल इंटरकॉस्टल लिखा है ना भाई, इंटरनल बोले थे ना नहीं होता है, तुमको इंटरनल नहीं जाना था, ये गलत हो गया, तो ए में हुआ डायफ्राम और बी में हुआ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, दिख रहा है ना भाई, यस ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन, बताओ इसको आंसर जल्दी से। मैच द आइटम गिवन कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलाना है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है जल्दी बताओ, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद करना 2500 से 300 होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व बोले ना 1000 से 1100 होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम बोले ना 1200 होता है, 1100 से 1200 खत्म हो गया, मिला दो जल्दी से, ए का 3 कहाँ है, ए का 3 यहाँ भी, ये दोनों हो सकता है सर, ए का 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी का 1 ए का 3 तो बी का 1 यहाँ पर सिर्फ यही है, बी का 1 है ना, तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो 9 हो गया, 10 मार्क्स से बताओ जल्दी से। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरा फोर्स लगा के भी निकाल दिया फिर भी कोलैप्स नहीं करता, क्या उसमें कुछ एयर रह जाता है, कौन सा एयर है वो बताओ। बिकॉज ऑफ, नीट में आया क्वेश्चन 2017 में, बिकॉज ऑफ क्या बोलो, रेसिडुअल वॉल्यूम, समझे। चलो बताओ 11 नंबर बताओ, 11 नंबर क्वेश्चन, लिस्टेड बिलो आर द 4, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है नीट में, कब नीट में आया हुआ है, कहीं लिखा है नीट 2010 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाना सब लोग बनाना, समझ रहा हूं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो लिस्टेड बिलो आर 4, अपना आंसर निकालो, 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ए टू डी एंड 4 जम्बल्ड मतलब उल्टा पुल्टा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, देखो यहाँ पर क्या बोला है 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, 4 तो कैपेसिटी है, और बोला 4 जम्बल्ड वॉल्यूम, 4 ठोक वॉल्यूम है, समझ में आया, ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट, किसी इंसान का, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, ये सब है, इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन चूज करना। क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग, सही मैचिंग चूज करना, करेक्ट मैचिंग, किसका मैचिंग, 2 कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, इसमें से 2 है ना, तो कौन सा सही है वो बताना, ठीक। चलो पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले सही हम लोग कर लेते हैं कि क्या सही, देखो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता था बोलो, 1100 से 1200, 1200 कहीं है 1100 1200, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम का हो जाएगा 1200, ठीक। वाइटल कैपेसिटी को मैच करो, वाइटल कैपेसिटी कितना है, वाइटल कैपेसिटी 4600 बोले थे, 4600 46 तो 45 के आसपास, तो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा ये 45। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर करने के लिए रिजर्व 2500 से 3000 है कहीं 2500, यस, तो ये चला जाएगा 2500 के साथ। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसमें 500 जोड़ तो 3000 के आसपास, 3000 जैसे था, जैसे मान लो कि इंस्पायरेटरी
कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, 3000 हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 535, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 3500। समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना, ठीक है। अब चलो देखो, ए में है रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ए है रेसिडुअल वॉल्यूम को, ए को किससे मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 1200 से। ए रेसिडुअल वॉल्यूम है तो ये कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए 1200। चलो ए में देखो, ए में 1200 है, ए में लिखा 4500, गलत हो गया, और कहीं ए लिखा है, ए में लिखा 1200, ये सही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये सही है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, खत्म हो गया। चलो ए हो गया, बी को देखो, बी है वाइटल कैपेसिटी, बी कितना होना चाहिए 4500, बी को 4500 कहीं लिखा है, बी को 4500, बी को 4500, कहीं बी 4500 है, बी को लिखा 2500, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और तो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो बी है ही नहीं, तो चलो खत्म, आगे चलते हैं। सी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, ये 2500, मतलब सी को लिखना है 2500, सी को 2500 लिखा है, सी को ये लिखा 1200, ये भी गलत हो गया। जब सब गलती हो गया तो ये आंसर ऐसे ही हो गया, समझे कि नहीं समझे। और आगे भी देख लेते हैं, डी, डी कितना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये कितना है 3500, डी को लिखा 3500, हाँ एकदम लिखा है, हो गया सही आंसर, समझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन था, समझे। चलो आगे बढ़ो, चलो व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, मेरे लंग्स का वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बताओ तो, 2008 में आया क्वेश्चन, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये होता है क्या, टीएलसी माइनस रेसिडुअल, यही तो होता है, हो गया खत्म, क्या करेंगे आगे, सब गलत ही है। चलो 13 बार बताओ, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली छोड़े हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन किए हो तो लंग में कितना बचता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व बचता है, रेसिडुअल बचता है, एफआरसी, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, समझे कि नहीं समझे। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एमवीआर इन अ पर्सन, कैसे निकाले थे, टाइडल वॉल्यूम 500 लिए थे, उसमें ब्रीदिंग रेट 12 से 16 जो होता है उससे मल्टीप्लाई किए थे, तो ब्रीदिंग रेट, ये फॉर्मूला हो गया, कभी ये भी पूछ लिया, नीट में आया बहुत पहले का पीवाईक्यू है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम और ब्रीदिंग रेट, इसी से तो निकाले हैं, एनसीईआरटी में लिखा है 6000 से 8000 ml, इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया, कमेंट में जरूर बताना कि पढ़ाई समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा है कि नहीं है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू और गुड नाइट, ठीक है जी, बज गए होंगे रात के 11। चलो भाई चलो, हटा दो इसको, तो एंड करते हैं हम लोग।